हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें या फिर व्याख्या करें या फिर विस्तार से उनके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अनेक हैं और उनकी जटिल अंतःक्रिया अधिगम पर प्रभाव डालती है। किसी विषय अथवा कार्य को सीखने के लिए इन कारकों का ज्ञान एवं उचित व्यवस्था अधिगम में लाभकारी होती है। तो और हाँ, अधिगम क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ से देख लें तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये C3 पेपर का है। चलिए अब देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से प्रकार के होते हैं जो निम्न है। ठीक है, मैंने मुख्य मुख्य कारकों के बारे में बताया है, आप इसे देख सकते हैं। तो पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। विद्वानों ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक रूप से स्वस्थ होने की पूर्ण संभावना रहती है। यदि बालक शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है तो उसे अधिगम में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कम समय में कर लेगा। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होने पर बालक अध्ययन अधिक समय तक कर लेता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार की अनेक समस्याएं देखी जाती। इससे परिवार तथा विद्यालय का वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। जिस बालक का व्यवहार असामान्य है वह अवश्य मानसिक रूप से रुग्ण होगा। रुग्ण मतलब बीमार होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर वह अपने अधिगम को अधिक अस्थायी एवं सुचारू रूप से सरल बना सकता है। वह कठिन से कठिन अधिगम को भी जल्द से जल्द सीख सकता है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर वह बड़े विषयों को भी अधिक समय देकर बड़ी सरलता के साथ अध्ययन कर सकता है। अधिगम प्रक्रिया में बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए तीसरा है परिपक्वता, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को बालक का शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। छोटी कक्षा में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वह कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाए। उन्हें व्याकरण एवं पहाड़ा आदि का ज्ञान भी इसी दृष्टि से बाद में कराया जाता है। ठीक है, और फिर यदि शारीरिक मानसिक परिपक्वता ना हो तो सीखने में शक्ति का नाश हो जाता है। कॉलसैनिक के अनुसार परिपक्वता और सीखना प्रक्रियाएं नहीं है वरन एक दूसरे पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी और सीखना दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। चौथा, सीखने की इच्छा। अधिगम प्रक्रिया में सबसे आवश्यक है सीखने की इच्छा। यदि सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर इस अधिगम का क्या प्रयोजन। बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह आवश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति तत्परता उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा करने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है। किसी भी कार्य को कराने से या अध्ययन से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि बालक में सीखने की इच्छा है या नहीं, क्योंकि इच्छा होने पर अधिगम अस्थायी एवं सरल हो जाता है। पांचवा है मोटिवेशन, जिसे हिंदी में प्रेरणा, अभिप्रेरणा, उत्प्रेरणा और प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अलग से भी मैं बता दूंगा, तो अभी इसके बारे में छोटा सा जान लेते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है तथा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से धातु से हुई है, जिसका अर्थ है टू मूव। प्रेरक शब्द से तात्पर्य बालक में आंतरिक एवं बाह्य रूप से उत्साह या प्रेरणा देने वाली शक्ति से होता है। ये छठा है भोजन एवं पोषक आहार। संतुलित भोजन तथा पौष्टिक आहार अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मन एवं शरीर आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है, अतः पौष्टिक भोजन तत्व बालकों के विकास तथा पढ़ने लिखने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए ग्लूकोज का 90% मस्तिष्क कोषों द्वारा प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि असंतुलित भोजन तथा कुपोषण का बालकों के सीखने पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सातवां है वातावरण। सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का भी विशेष महत्व पड़ता है। हम हर चीज़ अपने वातावरण से ही सीखते हैं, या हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे चारों ओर एक वातावरण उपलब्ध होता है। यह वातावरण हमें सीखने के लिए धनात्मक
पूर्ण पुनर्बलन तथा ऋणात्मक पुनर्बलन दोनों प्रदान करता है। वातावरण अधिगम प्रक्रिया में क्या प्रभाव डालता है, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है परिवार के वातावरण का अधिगम पर प्रभाव। बालक की अधिगम प्रक्रिया पर उसके परिवार के वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे वातावरण का बालकों के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे उदास तथा खिन्न रहने लगते हैं। घर के माहौल में उन्हें घुटन होने लगती है। वह अपने अध्ययन के लिए घर से दूर जाने लगते हैं। दूसरा है कक्षा के भौतिक वातावरण का अधिगम पर प्रभाव। कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि आते हैं। यदि कक्षा में ढंग से बैठने की जगह नहीं है, अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, फर्नीचर टूटा होता है तो अध्ययन में मन नहीं लगता। मनोवैज्ञानिक वातावरण का अधिगम पर प्रभाव। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है, उनमें आपस में मधुर संबंध है, तो सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहती है। और यदि कक्षा का वातावरण बोझिल, तनाव मुक्त रहता है तो छात्र घुटन का महसूस करता है और अधिगम प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का असर व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित उन समस्त नियम, विचार, विश्वास एवं भौतिक वस्तुओं से होता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श एवं मूल्य आदि आते हैं। यह सब भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 8वां है आपका विषय सामग्री का स्वरूप। सीखे जाने वाली विषय वस्तु एवं सीखने की विधि का सीधा प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। विषय सार्थक, उपयोगी और यथार्थ होना चाहिए, जिससे सीखने वाले तत्कालिक लाभ उठा सके। साथ ही सीखने की विधि, खेल विधि, क्रिया विधि आदि का प्रयोग शिक्षक को प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। उच्च कक्षाओं में संपूर्ण विधि, सामूहिक विधि, सहयोग विधि आदि का पालन करना चाहिए। अतः शिक्षक को छात्र के आधार पर विषय का चयन एवं उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिगम प्रक्रिया सरल एवं रुचिकर हो सके। 9वां है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। अधिगम को शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से और भी सरल एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षा सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री जैसे चित्र, पुस्तक, चार्ट, ग्लोब आदि की सहायता से पाठ को और बेहतर पढ़ाया जाता है तथा बच्चों को इसमें रुचि आती है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, फोन, टेप रिकॉर्डर की मदद से किसी कविता का पाठ या कोई कहानी सुनाई जाती है, जिससे बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। और फिर दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत टेलीविज़न, सिनेमा या किसी नाटक के द्वारा अधिगम की किसी कठिन प्रकरण को दिखाकर उसको आसान बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे बच्चे को कठिन पाठ उबाऊ ना लगे और वह उसमें रुचि ले सके। 10वां है अध्यापक की भूमिका, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अधिगम में। ठीक है, अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यापक। अध्यापक ही अधिगम करने में सहायता प्रदान करता है। यदि अध्यापक बालक से मित्र की तरह व्यवहार करता है, उसकी कठिनाइयों को समझता है एवं उनको दूर करने का प्रयास करता है, तो बच्चे अध्यापक पर विश्वास करते हैं तथा उससे ज़्यादा खुद पर भी विश्वास करते हैं कि यह अध्यापक उन्हें इस कठिन कार्य में सहायता करेंगे और वह कार्य को आसानी से हमें दिखाएंगे और हम उसको सीख जाएंगे। इस प्रकार अधिगम में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। इसलिए अध्यापकों को छात्रों के साथ प्रेम एवं स्नेह के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू गाइस।